ओके चलो, तो अब देखते हैं हम गॉस लॉ। ओके सो अब हम गॉस लॉ देखने वाले हैं। गॉस लॉ गॉस नाम के साइंटिस्ट की वजह से उसका नाम ऐसा है। ओके जैसे फैराडे, कूलम्ब, ये वो सब। अच्छा चलो, तो बात करते हैं एज ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एप्लीकेशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने 1-2 दिन पहले डिस्कस किया था कि भाई सिंपली उसका मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया, वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका मीनिंग ये होता है, वो मैंने तुम्हें बताया था, और फॉर्मूला वही हमारा ई डी एस कॉस थीटा वाला, याद है ना? ओके तो ये गॉस लॉ क्या है? उसकी एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अच्छा, let us consider the total flux through a sphere of radius r which encloses a point charge q at its center। मतलब एक स्फीयर है, उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पर भी नहीं, सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, और उसका टोटल फ्लक्स हमें फाइंड करना है। फ्लक्स को कैसे डिनोट किया था हमें? फाई से। यस ओके, साथ साथ में तुम पढ़ रहे हो ना, सेल्फ स्टडी चल रहा है ना? हाँ अच्छा चलो। सो क्या मैथ्स का फ्राइडे सैटरडे कर लेंगे मैथ्स का क्लास। मतलब आज क्या हुआ? थर्सडे, तो बस कल। हाँ डिवाइड द स्फीयर इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स। अच्छा, तो इसको अगेन जैसे इसके पहले भी मैंने तुम्हें बताया था, ये पूरे एरिया को हाँ नॉट वॉल्यूम, एरिया को हम स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। एरिया को मतलब ये किसकी बात चल रही है? सरफेस की बात चल रही है, क्योंकि अगर जैसे बॉल है तो हम बॉल के सरफेस की बात कर रहे हैं, ना कि बॉल के अंदर के जो मटेरियल वाला पार्ट है। मतलब इसकी बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर ऐसे 3D में विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ये पार्ट, उसकी बात नहीं कर रहे, सरफेस की बात कर रहे हैं। डन ओके। सो स्फीयर को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट में से जो फ्लक्स है वो तो हमें पता ही है क्या था? फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर एरिया वेक्टर। ओके, और उसको हम लिखते भी थे ई डी एस कॉस थीटा। डन ओके। सो E इंटू डेल्टा एस, ई का फॉर्मूला हमने लिख दिया Q K Q बाई आर स्क्वायर। ई तो हो गया। देन डेल्टा एस, डेल्टा एस की जगह डेल्टा एस, और वेक्टर, ये वेक्टर किसका है? E की डायरेक्शन क्या है? तो E की डायरेक्शन जो भी हमने ली है, जैसे यहाँ प्लस Q है तो यहाँ बीच में प्लस Q डालेंगे तो ये भाई तो ऐसे बाहर निकलेगा, और क्या, प्लस Q है तो बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर है, तो ये कितना खराब बना है, ये दिखाई दे रहा है ना? ओके, यहाँ पे हमारा ये एरिया वेक्टर है, तो ये प्लस Q है, तो एरिया वेक्टर कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है? एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? वो भी तो यही है भाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बाहर ही निकल रही है सेंटर में से, तो सेम लाइन में हो गए। सेम लाइन में हो जाएंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा क्या हो जाएगा? 0। दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा? 0। और कॉस 0 1। ओके चलो, where we have used Coulomb's law for the electric field due to single charge q, the unit vector r is along the radius vector from the center to the area element. Now since the normal to the sphere at every point is the along the radius vector at that point, the area element, वही सब जो मैंने अभी तुम्हें बताया, क्या है? एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर होगा, और ये रेडियस है वो भी तो क्या है? परपेंडिकुलर ही है, और ये हमारा ई है वो भी क्या है? ऐसे बाहरी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, वही चीज बता रहे हैं। So delta phi is equals to q upon 4 pi epsilon naught r square into delta s। r के q हटा दिया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम ही है। E की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और पोजीशन वेक्टर जो है हमारा एरिया एलिमेंट का, वो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। Since the magnitude of the unit vector is r, और यूनिट वेक्टर भी है, सेम डायरेक्शन है, और यूनिट वेक्टर मतलब रेडियस 1 ले लिया, सपोज यूनिट पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं
द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फ्लक्स थ्रू ऑल डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स। जैसे कि इसके पहले की जो हमारी थियरी थी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या किया, ऐसा एक गोला लिया, एक वॉल्यूम लिया था, वॉल्यूम, फिर दूसरा वॉल्यूम, फिर तीसरा वॉल्यूम, फिर लास्ट में हमने सारे वॉल्यूम का क्या कर दिया, सम कर दिया। देन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सरफेस लिया, दूसरा सरफेस लिया, तीसरा सरफेस लिया, वही चीज कर रहे हैं, लेकिन वहां वॉल्यूम का क्या था, यहाँ पे एरिया का कर रहे हैं, मतलब सरफेस का कर रहे हैं। देखो, सो टोटल फ्लक्स कैसे मिलेगा, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द फ्लक्स थ्रू ऑल द डिफरेंट एरिया एलिमेंट्स। सबको ऐड कर देंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। क्यों हम एरिया ले रहे हैं, फ्लक्स के फॉर्मूला में एरिया है भाई, E इंटू डेल्टा एस, डेल्टा एस हमारा एरिया है, डन, वॉल्यूम नहीं है, अंडरस्टूड, ओके। सो फाई इज इक्वल्स टू ऑल डेल्टा एस, मतलब ये एक डेल्टा एस, ये दूसरा, ये तीसरा, सारे का सम कर दोगे, सो क्या हो जाएगा, क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एस, डन। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल ही है, ओके। नाउ सिंस ईच एरिया एलिमेंट ऑफ द स्फीयर इज एट द सेम डिस्टेंस आर, देखो इसका डिस्टेंस भी आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, क्योंकि हम तो सब सरफेस पे ही लिए है ना, तो पूरी सरफेस पर सेंटर से डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो सबका डिस्टेंस है आर। सो के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट सबके लिए, इसके लिए भी के क्यू बाय आर कांस्टेंट, आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट, के क्यू बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट, तो सबके लिए क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, तो अंदर बचा क्या, सिर्फ एरिया एलिमेंट, ओके। तो डेल्टा एस बचा। नाउ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और डेल्टा एस जो है पूरा, ओके। नाउ एस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर इक्वल टू, जैसे अभी लास्ट में मैंने बताया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कि अगर वॉल्यूम है तो तुम वॉल्यूम ले लोगे 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। लास्ट में मैंने 4 पाई आर स्क्वायर बोल दिया था, अभी याद आया मुझे, समझ में आया, हाँ मत बोला करो, लास्ट में मैंने क्या बोल दिया था, अच्छा कहा था, हाँ गुड गुड। तो वो क्या था, वॉल्यूम था ना, हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो स्फीयर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अभी एरिया लेना पड़ेगा विच इज 4 पाई आर, डन, 10th वाला याद आया ना। अच्छा चलो, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर हम लिख देंगे। सो वो अगर लिख दिया एस की जगह तो डायरेक्टली वो कट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सिंपली क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें मिला क्या, हमें मिला E इज इक्वल्स, E नहीं रहे, E थोड़ी, हमें मिला फाई इज इक्वल्स टू क्यू, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डन। सो इक्वेशन दिस इज सिंपल इल्यूस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉल्ड गॉस लॉ। तो यही इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ है, उसको वर्डिंग्स में बोलते हैं हम अभी, वी स्टेट दैट गॉस लॉ विदाउट प्रूफ, विदाउट, क्योंकि हमने डिराइव ही किया है पूरा, ओके। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एस, मतलब जो एरिया हमने लिया था, क्लोज्ड सरफेस एस हो, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय, मतलब वो एस में जितना भी टोटल चार्ज होगा वो, और एप्सिलॉन नॉट तो हम परमिटिविटी डिस्कस कर ही चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है K, एंड K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। उसमें अगर तुम वैल्यू पुट कर दो, K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹, एंड दिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका सॉल्यूशन ले आओगे तो तुम्हें इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू मिल जाएगी 8.85 × 10⁻12 समथिंग, ओके। सो हाँ, यस, so that is permittivity. The law implies that the total electric flux through a closed surface is zero. क्या, जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जीरो। अबे जीरो कब होगा, जब चार्ज ही ना हो तो जीरो होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो इफ नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कि भाई वो जो सरफेस की बात कर रहे थे तुम, उसके सेंटर में हमने क्यू रखा था, लेकिन अगर सेंटर में हम क्यू रखे ही नहीं तो ये क्यू आएगा ही कहां से, वो क्यू नहीं आया, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब होगी,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी? जब चार्ज होगा। अभी चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। ये चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइंस कहां से होगी? अंडरस्टूड? तो तब वो क्या हो जाएगा? जीरो। वी कैन सी दैट एक्सप्लिसिटली इन दी सिंपल सिचुएशंस इन फिगर 1.23। तो 1.23 मतलब यही चार्ज के बिना बना दो। ओके, कहां गया 1.23? अच्छा ये रहा। ओके, ये देखो, देखो यहां पर हमने बीच में कोई भी चार्ज रख, ये 3D है, 3D विजुअलाइज। यहां पर मतलब सिलेंडर। ओके, सो यहां पर हमने कोई भी बीच में चार्ज रखा नहीं है। तो यहाँ पर कितनी सरफेसेस है? देखिए, जैसे कि ये था तो कितनी सरफेस हो? 1 2 3, पूरा ये जो कर्व्ड सरफेस है वो सरफेस हो सकती है। यहाँ पर कितनी सरफेस हो सकती है? देखो, एक तो ये 1, एक तो ये 2, और ये एक सर्कुलर सरफेस, मतलब जस्ट लाइक वाटर बॉटल, ऊपर का, नीचे का, और ये कर्व्ड सरफेस जो है वो 3 सरफेस हो सकती है। तो 1 2 और 3, तो मतलब हमें 5 कैसे मिलेगा? 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 करके मिलेगा। डन। अभी जैसे 5 3 है, देखो ये इसका एरिया क्या होगा? जैसे हमने मान लिया, देखो यहाँ पे बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये कर्व्ड सरफेस है तो यहां से परपेंडिकुलर ऐसे होगा एरिया वेक्टर, और ई की डायरेक्शन ये है, तो ये टोटल कितना हो गया? 90। तो उसके लिए अगर मैं 5 लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? ई ds cos 90। डन। cos 90 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0, मतलब 5 3 तो हो गया 0। डन। अभी सपोज ये मान लो क्या है 1, और इसको मान लो 2, ये मेरा एरिया है। ये एरिया की डायरेक्शन अगेन परपेंडिकुलर ही होगी, तो ये एरिया है तो परपेंडिकुलर ऐसे, इसको मतलब कैसे मान लो? बॉटल बॉटल लाओ, कुछ मार्कर वार्कर लाओ। हाँ, बॉटल ये रहा। गुड। ओके, तो ये है, ये सरफेस का तो हमने गिन लिया। अब एरिया वेक्टर ये सरफेस का, तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया। डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है नेगेटिव एक्स, दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? 180। सो उसके लिए हम लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू ई ds cos 180। तो क्या हुआ? cos 180 -1 होता है, वो सब याद रखना पड़ेगा भाई। ओके, ये क्या है? ये 1, 0, 0, 1, -1, 0, और ये 0, -1। ये पहला दिखाता है x, दूसरा दिखाता है y। पहला दिखाता है cos, दूसरा दिखाता है sin। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, और ये 270 है। तो cos 0 ये रहा 1, sin 0 0, sin 0 0, फिर अभी ये cos, ये sin। cos 90 0, sin 90 1, cos sin, cos 180 -1, sin 180 0, cos 270 0, sin 270 -। डन। ओके, तो ये -1 आया, तो ये मुझे क्या मिलेगा? -EDS मिलेगा। अब थर्ड 5 ये रहा, तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में ही, दोनों सेम डायरेक्शन, एंगल कितना हो गया? 0। एंगल 0 हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा? दूसरा 5 EDS मिलेगा। तो तुम तो सम कर रहे थे ना, ये तो हम तो सम कर रहे थे, एक माइनस एक प्लस, वो तो ऑलरेडी 0 है, तो ये 5 क्या हो गया? 0। भाई अंदर चार्ज रखा ही नहीं था तो 0 ही आएगा ना। वो एक सेंटेंस समझाने के लिए ये पूरी फिगर है। एक सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? कि अगर चार्ज नहीं है एनक्लोज्ड सरफेस में तो फ्लक्स होगा 0, वो समझने। अब एक शायद डाउट आए तुम्हें भी कि भाई फ्लक्स ही 0 है, फ्लक्स ही 0 है, फ्लक्स 0 है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन हमें तो बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है। वैसे हम लॉजिकली क्या लेके आ गए? फाई इज इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और चार्ज भी नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है, चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। बट डेफिनेशन में तुम ऐसे ध्यान से देखोगे तो एनक्लोज्ड सरफेस में चार्ज नहीं है। चार्ज बाहर तो हो सकता है ना भाई, यहां तो चार्ज हो सकता है। तो ये जो ई है, ये जो ई है वो कौन से चार्ज की वजह से है? चार्ज आउटसाइड द बॉडी। यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के चार्जेस की वजह से। हमें क्या बोला है? एनक्लोज्ड सरफेस में चार्ज नहीं है, यहां पे अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है। आया समझ? ओके हाँ चलो, तो कहाँ गए हम? ये रहा ओके, चार्ज सिलिंड्रिकल ये रहा। तो वो फिगर अगर हम देखें तो वो जो हमने डिस्कस किया वही सब है। देखो एक में माइनस आया, एक में प्लस आया और वो थर्ड वाला तो जीरो ही हो जाता है। डन। तो डायरेक्टली S1 S2 S सेम हो जा रहा है, वेयर S is the area. The total flux is zero as expected by the Gauss law. Thus, whenever you find that the net electric flux through a closed surface is zero, we conclude that the total charge contained अंदर का in the closed surface is zero. In the closed surface is zero. बाहर तो हो सकता है और बाहर चार्ज हो सकता है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ओके। The great significance of the Gauss law is that it is true in the general and not only for the simple case we have considered above. अच्छी बात क्या है? हमने सिंपल केस कंसिडर किया है, दो केस कंसिडर किए, एक तो ये वाली फिगर और एक ये वाली फिगर। लेकिन सिंपल केस में जैसे कंसिडरेबल है वैसे ही जनरली कोई भी केस में एप्लीकेबल है गॉस लॉ। ओके, सो गॉस लॉ हमें मिल गया। अगेन अभी हम देख ही रहे हैं। ओके चलो, देन उसकी कई प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, प्रॉपर्टीज देखते हैं। फॉर्मूला तो याद रह गया ना, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। डन। चलो, तो कई प्रॉपर्टीज है, ये अलग से डिस्क्राइब गॉस लॉ, एक्सप्लेन गॉस लॉ 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये अलग से 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइक दैट। सो पहला, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। कौन सा शेप है, कौन सी साइज है, कुछ मैटर नहीं करता, मतलब कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, लेकिन एनक्लोज्ड, बंद होना चाहिए फिगर। ऐसे ओपन नहीं कि सर ये बना दिया ऐसे, तो ये नहीं चलेगा, बंद कर दोगे तो चलेगा। अंडरस्टूड? कोई भी शेप, कोई भी साइज के लिए चलेगा। दूसरा, the term Q on the right hand side on the Gauss law includes the sum of all charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. क्या बोल रहे हैं? जो Q है इसमें, वो कौन सा Q है? अंदर का Q है, और वो एक Q नहीं, वो सम है। सपोज 10 हो तो वो 10 का एवरेज जो होता है टोटल नेट, वो Q है। ओके, so the term Q on the right hand side includes the sum of all the charges enclosed by the surface. The charges may be located anywhere inside the surface. ये जो charges है वो कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन कहाँ? अंदर, बाहर नहीं। ओके। In the situations where the surface is so chosen that there are some charges inside and some outside. मतलब ऐसी situations कि थोड़े charges बाहर भी है और थोड़े charges अंदर भी है, वैसी situations the electric field whose flux appears on the left hand side is due to all the charges both inside and outside of the S. मतलब के ऐसे मैंने कोई, यहां पर मेरा कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा यहां पर ये सपोज तुम्हारा फुटबॉल का बॉल है और उसमें एक स्ट्रिप डाल दी है, कैसे भी करके फिट की है। ओके, मॉडिफाइड फुटबॉल है, मॉडिफाइड फुटबॉल। तो क्या है, यहां पर भी चार्जेस है, तो ये सब तो बाहर हो गए, और इसके अंदर भी चार्जेस है। अब जब फ्लक्स मिलेगा तो वो दोनों की वजह से मिलेगा। वो बोल रहे हैं कि जब दोनों बाहर भी होगा अंदर भी होगा, देन इट इज ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो ड्यू टू, और जो फ्लक्स मिलेगा वो ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। एज द टर्म Q on the right hand side of the Gauss law however represents only the total charge inside S. समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, समझो ध्यान से, मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके लिए मेरा ये मेरा गॉस लॉ बन गया।
इसके लिए गॉस लॉ बन गया। ये फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी होगी, जैसे कि मैं मान लो कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, ऐसे ये डायरेक्शन है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है? सारे चार्जेस की वजह से, ये वाले भी, बाहर वाले भी और अंदर वाले भी। बट ये जो Q है वो सिर्फ अंदर वाला ही है, ऐसा बोल रहा है। ये जो Q है उसमें ये बाहर के Q को एडअप नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होगा, लेकिन ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, अंदर से जो पास हो रही है फ्लक्स, वो फॉर्मूला में जो Q है वो सिर्फ अंदर का ही चार्ज है एडअप हुआ। अंडरस्टूड? बाहर का इंक्लूड नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स थे। फोर्थ वाला, द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। जो भी सरफेस, जैसे ये सरफेस मैंने ले लिया, कौन सा? ये पूरा और ये स्ट्रिप, तो ये सरफेस को क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। You may choose any Gaussian surface and apply Gauss law. However, take care not to let the Gaussian surface pass through any discrete charge. कहने का मीनिंग क्या है कि ये अगर मेरा Gaussian surface है तो Gaussian surface कोई discrete चार्ज में से पास होता हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर मेरा कोई चार्ज है, यहां पर मेरा कोई एक चार्ज है, तो मेरी Gaussian surface तो चार्ज में से पास हो रही है, वैसा नहीं होना चाहिए, वो बोल रहा है। Okay. This is because electric field due to a system of discrete charges is not well defined at the location of any charge. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी चार्ज होगा उसके लिए पर्टिकुलरली डिफाइंड नहीं हो सकता इस केस में। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि अगर अंदर बाहर दोनों साइड चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होगी। तो ये तो अंदर बाहर की बात थी, ये तो ऊपर है, सरफेस के ऊपर, ना सरफेस के बाहर ना सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर है, क्रॉस कर रहा है गॉसियन सरफेस डिस्क्रीट पॉइंट को। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सही डिफाइंड नहीं होगी। इसकी वजह से ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेक्ट नहीं करना है। आया समझ में? हाँ, सो नेक्स्ट, however, the Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. अगर continuous charge distribution है उसमें से Gaussian surface पास हो सकती है, जैसे कि हमने ड्रॉ किया है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे सब जगह चार्जेस है, तो थोड़े अंदर थोड़े बाहर, तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें से पास हो सकता है, डिस्क्रीट चार्ज में से पास नहीं हो सकता। डन? कंटिन्यूअस में से हो सकता है। पक्का समझ में आ रहा है ना? ओके, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है सब में। डन? नेक्स्ट, Gauss law is often useful towards a much easier calculations of the electrostatic field when the system has some symmetry. तो जब सिमेट्री होगी, जैसे कि फुटबॉल हमारा सिमेट्रिक केस था, ओके, एक साइड दूसरी साइड के इक्वल जैसा ही हो तो बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ Gauss law. ओके, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ सुटेबल Gaussian surface. उस केस में तुम Gaussian surface क्या चूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि ये तो सिमेट्री हो गया सर, इस साइड का इस साइड का, अभी ये मैंने बीच में स्ट्रिप डाली है तो भी तुम सिलेक्ट ऐसा करो ना कि तुम्हारी Gaussian surface कैसी है, ये आधा हो गया, ऐसा समझो आधा, तो Gaussian surface कैसी बनेगी? ऐसी 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 ऐसी, और दूसरी आधी सिमेट्री कैसी है? समझ में आया? तो बन गया ये सिमेट्री, मतलब आधा आधा होना चाहिए, तो इसका एग्जैक्ट आधा कर दो तुम, ये हमने जो लिया था उसका एग्जैक्ट हाफ कर दो, तो ये ऊपर का एक Gaussian सरफेस बन गया और एक नीचे का, मतलब Gaussian सरफेस मतलब दोनों अलग से ऐसे। डन? ओके, चलो, and last point, finally, Gauss law is based on the inverse square dependence on the distance contained in the Coulomb's law. हम Coulomb's law से देखते आ रहे हैं, Coulomb's law, K Q1 Q2 upon R square, Coulomb's law, तो नीचे R square, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड की, ओके, तो उसमें भी K Q upon R square,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड किया, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस, और से ई डी एस कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे से हमने यहां आ गए, कहां पर, गॉस लॉ पर। तो गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ कनेक्टेड ही है, मतलब कि कूलम्स लॉ में आया था रेडियस और से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वही कंसेप्ट यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज कर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट यूज करके ही गॉस लॉ आया। तो गॉस लॉ भी वो जो स्टार्टिंग का 1/r² के प्रोपोर्शनल था, वो गॉस लॉ के लिए भी सेम ही है, दोनों कनेक्टेड ही है, ऐसा बोला। डन, ओके। सो गॉस लॉ में भी स्क्वायर डिपेंडेंस रहेगा ही। एनी वायोलेशन ऑफ द गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब अगर तुम्हारा गॉस लॉ सेटिस्फाई नहीं है तो फिर तुम्हारा कूलम लॉ भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तुम्हारा 1/r² जो है, मतलब फोर्स की बात करें तो 1/r² के प्रोपोर्शनल में था, ई की बात करें तो 1/r² के प्रोपोर्शनल में था, फाई की बात करें तो वो ई के ऊपर डिपेंडेंस में था। ई होगा तभी तो फाई होगा, ओके। और फाई होगा तभी क्या होगा, हमारा पर्टिकुलरली गॉस लॉ होगा। फाई होगा तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तब। तो मतलब हमारा जो गॉस लॉ है, वो गॉस लॉ कहां से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डिपेंडेंस में है, r² के। r² कूलम्स लॉ में भी आता है। तो मतलब अगर तुम्हारा ये नहीं है तो वो गॉस लॉ भी फॉलो नहीं कर रहा, और अगर तुम्हारा गॉस लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो स्क्वायर डिपेंडेंस भी है नहीं, वो बोल रहे। डन। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। अलग से भी पूछे जा सकते हैं, और एक्सप्लेन गॉस लॉ तो आ ही सकता है। डन। एक्सप्लेन गॉस लॉ में अगर ऐसा थियरी आए तो दो फिगर तो तुम्हें बनानी ही है, एक स्फीयर वाली और दूसरी सिलेंडर वाली, बॉटल वाली, ओके। तो उसको शायद 2 मार्क्स में पूछ भी ले। प्रूव दैट, कैसे पूछेंगे, कुछ भी बना के पूछ लेंगे। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सिलेंडर is 0. Electric flux in an uniform electric field, और से ऐसा बोलेंगे कि a cylinder is placed in a uniform electric field. Cylinder is placed in a uniform electric field. Prove that electric flux through that cylinder is 0. तो ये बना के पूछा तो क्या वही फिगर φ1, φ2, φ3। φ3 तो परपेंडिकुलर 0 ही हो जाएगा, इसमें -1 इसमें +1, दोनों का ऐड कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो वो प्रूव करने के लिए पूछे 2 मार्क में, लेकिन कंसेप्ट यही है जो हम समझे। तो ऐसे बना का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट, हमारी थियरी सही है, अंडरस्टूड है, तो फिर तुम वो बना के क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हम बना के आंसर भी लिख देंगे। डन, आया समझ।